अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी अंबर नाग मारिया की किस्त नंबर 57 फांसी की कोठली का दूसरा हिस्सा। जजीरा काले पानी में शोर मच गया था कि जमान खान कैदी भाग गया। सारे जजीरे को पुलिस और फौज ने घेरे में ले लिया था। नए गवर्नर ने हुक्म दे दिया कि जमान खान को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने वाले को 1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। जमान खान के साथियों पर बड़ी सख्ती की जा रही थी। जगह जगह पुलिस के सिपाही खड़े थे। घर घर तलाशी ली जा रही थी। फौज ने जंगल का भी चप्पा चप्पा छान मारा था, मगर जमान खान को मारिया ने एक पुरस्रार और खुफिया जगह छुपा रखा था कि किसी को कानो कान खबर नहीं थी। अपने सख्त पहरे और ज़बरदस्त निगरानी में जमान खान को जजीरे से निकाल ले जाना बड़ा जान जोखिम का काम था। उसके बावजूद मारिया ने फैसला कर रखा था कि वो उसे हर हालत में वहां से निकाल ले जाएगी। इसी तरह वक्त गुजरता चला गया। जमान खान जंगल की खुफिया कमी गाह में छुपा रहा। मारिया उसे खाने पीने को लाकर दे देती। 10-15 दिन गुजर गए। उन्हीं दिनों कलकत्ते से आने वाला जहाज आकर बंदरगाह से आने लगा। सामान उतारा जाने लगा। कुछ और कैदी भी उतारे गए। मारिया का ख्याल था कि वो उसी जहाज से जमान खान को साथ लेकर वापस जाएगी, लेकिन जहाज के इर्द गिर्द फौज का पहरा था। वहां कोई भी शख्स बगैर कागजात दिखाए अंदर नहीं दाखिल हो सकता था। जहाज के वापस जाने में 2 रोज बाकी रह गए थे। जजीरे से कुछ अंग्रेज मुसाफिर, कुछ दूसरे अंडीमानी मुसाफिर सवार हो चुके थे। एक रोज मारिया जहाज के हालात का जायजा लेने खुद बंदरगाह पर आई। बंदरगाह का पहला दरवाजा लोहे के जंगले से बना था। ये थोड़ा सा खुला था। आमने सामने सिपाही बैठे हर आने जाने वाले के कागजात की पड़ताल कर रहे थे। मारिया तो खैर बड़े इत्मीनान से उनकी आंखों के सामने अंदर दाखिल हो गई। अंदर एक बड़ा सा हाल कमरा था जिसकी छत ऊंची थी। यहाँ आगे जाकर एक गेट से गुजरकर एक प्लेटफॉर्म सा आ गया। सामने जहाज समंदर में खड़ा था। काफी बड़ा जहाज था। उसके बादबान भी थे और चिमनी भी थी जिसमें से हल्का हल्का धुआं उठ रहा था। जहाज पर चढ़ने के लिए सीढ़ी लगी थी। उस सीढ़ी पर भी 2 फौजी सिपाही बंदूकें लिए खड़े पहरा दे रहे थे। जो कोई ऊपर जाता उसके कागजात देखते और फिर उसे जाने की इजाज़त देते। बड़ा सख्त पहरा था। बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम था। वाकई ऐसे ज़बरदस्त पहरे में जमान खान को ले जाना करीब करीब नामुमकिन नजर आता था। मारिया देर तक सोचती रही। वो जहाज़ की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी तो उसका पाँव एक रस्सी में उलझ गया। वो गिरते गिरते बची, लेकिन उसका हाथ लगकर एक गोल पीतल का लट्टू रेलिंग से टूट कर गिर पड़ा। अंग्रेज फौजी ने चौंक कर लट्टू की तरफ देखा। दूसरा फौजी भी हैरानी से तकने लगा। ये लट्टू अपने आप कैसे गिर पड़ा, उसने पूछा। दूसरा फौजी कंधे उचकाकर बोला, खुदा जाने कैसे गिर पड़ा, यहाँ तो कोई भी नहीं है। मारिया उनके सामने सीढ़ियों की रस्सी पकड़कर जोर से हिलाई। रस्सी झंझलाई। दोनों फौजी एकदम से परे हट गए। जलजला आ रहा है शायद, मगर प्लेटफार्म तो बिल्कुल नहीं हिल रहा। फिर ये रस्सी क्यों हिल रही है, खुदा जाने कैसे हिल रही है। अचानक जहाज का कप्तान नीचे उतरता नजर आया। उन्होंने कप्तान से बातचीत की कि उस जहाज की रस्सी कभी पहले भी अपने आप हिली है या कभी। कप्तान ने अपनी नस्वारी मूंछों पर हाथ फेर कर कहा, मालूम होता है तुम दोनों ने भंग पी रखी है। भला कभी कोई रस्सी भी अपने आप हिल सकती है। मारिया ने पीछे से आकर कप्तान की टोपी उतारकर दोबारा उसके सर पर रख दी। कप्तान को जैसे बिजली का करंट लगा। बिदक कर परे हट गया। ये मेरी टोपी किसने उठाई थी। दोनों फौजी अब ज्यादा खौफजदा हो गए। सर हमने नहीं उठाई। मारिया उन तीनों को हरज़दा छोड़कर जहाज के अरशे पर आ गई। जहाज अगरचे पुराना था मगर बड़ी सफाई थी। वहां पर पॉलिश हो चुका था। अरशे का फर्श चमक रहा था। चिमनी भी चमक रही थी। बातबानों पर कहीं कोई पेवन नहीं लगा था। कुछ मुसाफिर अरशे पर बिस्तर बिछाए सामान रखे आराम कर रहे थे। कुछ नीचे कैबिनों में आराम कर रहे थे। ज्यादा रश नहीं था। जजीरे से बहुत कम मुसाफिर वापस जाया करते थे। मारिया ने घूम फिर कर जहाज का जायजा लेना शुरू कर दिया। वो निचली मंजिल में आ गई। यहाँ एक जगह चाय वगैरह की कैंटीन बनी थी। कैंटीन का मालिक एक कुर्सी पर बैठा बाल्टी में आम डलवा रहा था और साथ ही साथ अपने किसी रिश्तेदार से बातें भी कर रहा था। ये सिख था। उसने सर पर पगड़ी बांध रखी थी और दाढ़ी को रुमाल में लपेटा हुआ था। उसका रिश्तेदार कह रहा था, सरदार नथा संत की मौत का बड़ा अफसोस हुआ। बेचारा 10 बरस जजीरे पर रहा, लेकिन मौत के आगे किसी का क्या जोर चल सकता है। मालिक सिख बोला, अफसोस तो इस बात का है कि सरदार नथा सिंह ने इसी जहाज पर मेरे साथ वापस कलकत्ते जाना था। ये देखो, उसके सारे कागजात मैं तैयार करके लाया था। और इसके साथ ही सिख मालिक ने जेब से कुछ कागजात निकालकर अपने रिश्तेदार को दिखाए। उनमें नथा सिंह की तस्वीर, पासपोर्ट और वापसी का इजाजतनामा था। एक टिकट भी था। कितने दुख की बात है, मगर क्या किया जाए, भगवान को यही मंजूर था कि सरदार नथा सिंह इसी जजीरे में मरे। दोनों आ भर कर खामोश हो गए। एक ख्याल बड़ी तेजी से मारिया के जहन में आया।
اگر کسی طرح سے وہ یہ کاغذ اس جہاز پر لے جائے تو وہ جزیرے سے فرار ہو سکتا ہے۔ ماریا نے اسی وقت اس خیال پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب وہ موقع کی تلاش میں لگی کہ کس طرح سے نتھا سنگھ جو کہ مر چکا ہے اس کے کاغذات اس سکھ کی جیب سے نکالے۔ سکھ کچھ دیر بعد کینٹین پر سے اٹھ کر اپنے کیبن میں چلا گیا۔ ماریا بھی اس کے ساتھ آ گئی۔ سکھ نے اندر جا کر اپنی صدری میں کاغذات نکال کر ایک صندوق میں نکلے، اس میں تالا لگایا، چابی ایک لحاف میں رکھی اور خود بستر پر لیٹ کر آرام کرنے لگا۔ ماریا ایک طرف دیوار کے ساتھ لگ کر اسے دیکھتی رہی۔ کوئی 10 منٹ بعد سکھ سو گیا۔ ماریا نے بڑے آرام سے لحاف میں سے چابی اٹھا کر صندوق کھولا، کاغذات نکال کر اپنی جیب میں رکھے اور جہاز سے اتر کر بندرگاہ پر آ گئی۔ جس وقت وہ جنگل والے خفیہ کمین گاہ میں پہنچی تو زمان خان غار کے باہر بیٹھا تھا اور ایک گورکھا سپاہی اس کے سر پر کھڑا تھا اور دوسرا گورکھا سپاہی زمان خان کے دونوں ہاتھ اس کی پیٹھ پر باندھ رہا تھا۔ زمان خان کہہ رہا تھا، تم لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں زمان خان نہیں ہوں، میں تو یہاں کا ایک سیاسی قیدی ہوں اور جنگل میں لکڑیاں کاٹنے پر لگا ہوں۔ دوسرا گورکھا بندوق تانے کھڑا تھا، کہنے لگا، خاموش، ہمارے افسر سے چل کر بات کرنا۔ ماریا نے یہ تماشا دیکھا تو دھک سے رہ گئی۔ اس کے سارے کیے کرائے پر پانی پھرنے والا تھا، بھلا وہ اس کی کب اجازت دے سکتی تھی؟ اس نے الو کی بولی بول کر زمان خان کو اپنی موجودگی کا یقین دلایا۔ الو کی آواز سن کر زمان خان کے مرجھائے ہوئے چہرے پر رونق واپس آ گئی۔ سمجھ گیا کہ اس کی مددگار اور محسنہ ماریا آ گئی ہے، اب وہ اسے ضرور بچائے گی۔ الو کی آواز پر ایک گورکھا سپاہی نے سر اٹھا کر اپنے درختوں میں دیکھا اور بولا، یہ الو کہاں بول پڑا اس وقت؟ ضرور کوئی شرارت ہو رہی ہے، ہوشیار رہنا بہادر سنگھ۔ دوسرے گورکھے نے بندوق کا منہ زمان خان کی طرف کر دیا۔ خبردار، اگر تم نے ذرا بھی حرکت کی تو میں تمہیں گولی چلا کر تمہارا بھیجا اڑا دوں گا۔ زمان خان خاموش کھڑا رہا۔ گورکھے نے بندوق اس کے کندھے پر رکھ کر کہا، آگے آگے چلو۔ زمان خان سر جھکائے چل پڑا۔ اب حالت یہ تھی کہ ایک سپاہی زمان خان کے بائیں جانب بندوق لیے چل رہا تھا اور دوسرا سپاہی بندوق لیے اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ ماریا بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ جنگل میں جھاڑیوں کے قریب سے گزرتے ہوئے ایک سپاہی کی پتلون کانٹوں میں اڑ گئی۔ وہ اسے چھڑانے کے لیے جھکا تو ماریا نے آگے بڑھ کر اس کی پیٹھ پر اس زور سے ٹھڈا مارا کہ وہ منہ کے بل آگے گر پڑا۔ اس کی بندوق پرے جا پڑی۔ ماریا نے جلدی سے بندوق اٹھا لی۔ دوسرا سپاہی ایک دم سے ہوشیار ہو گیا اور اس نے گولی چلا دی۔ اگر زمان خان اچھل کر ایک طرف نہ ہو جاتا تو گولی اس کی کھوپڑی پار کر کے نکل جاتی۔ زمین پر سوئے ہوئے گورکھے نے زمان خان کو پکڑ لیا۔ اب ماریا مزید انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے بندوق کا ایک فائر کیا اور ایک گورکھا زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ دوسرا سپاہی پھٹی پھٹی آنکھوں سے تکنے لگا کہ یہ بندوق کا فائر کہاں سے آیا تھا۔ ماریا نے اسے مزید حیران ہونے کی مہلت نہ دی۔ اس نے دوسرے گورکھے کے بالکل قریب جا کر بندوق کا دستہ اٹھا کر دائیں سے گورکھے کے سر پر دے مارا۔ اس کے سر کی ہڈی کڑاک سے ٹوٹ گئی اور وہ ٹیڑھی گردن کر کے زمین پر گر پڑا۔ ماریا نے دوسرا وار کیا جو بہت کاری ثابت ہوا اور وہ بھی مر گیا۔ ماریا نے کہا، زمان، ان دونوں گورکھا سپاہیوں کو زمین کھود کر دفن کر دو، ان کی لاشیں باہر نہیں رہنی چاہیے۔ قریب ہی ایک کافی گہرا گڑھا تھا۔ زمان ان دونوں کی لاشیں گھسیٹ کر اس گڑھے میں لے گیا۔ لاشیں گڑھے میں ڈال کر اس نے اسے درختوں کو ٹوٹی پھوٹی شاخوں اور مٹی وغیرہ سے بھر دیا۔ ماریا اسے ساتھ لے کر کمین گاہ میں آ گئی۔ تم باہر کس لیے نکل آئے تھے؟ اندر بیٹھا بیٹھا سردی سے ٹھٹھرنے لگا تو خیال آیا کہ ذرا تازہ ہوا اور دھوپ تاپ لوں۔ آئندہ ایسا ہرگز نہ کرنا۔ بہرحال اب تمہیں یہاں زیادہ دیر نہیں رہنا پڑے گا۔ زمان خان نے خوش ہو کر پوچھا، کیا بندوبست ہو گیا ہے؟ ماریا نے کہا، کچھ ہو ہی کیا ہے بندوبست، لیکن تمہیں سکھ بننا پڑے گا۔ کیا مطلب؟ زمان خان نے تعجب سے پوچھا۔ ماریا بولی، نہیں، میرا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں اپنا مذہب تبدیل کرنا پڑے گا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، صرف تمہیں سکھوں کی طرح پگڑی باندھ کر نقلی داڑھی لگانا ہوگی۔ اس کے بعد ماریا نے زمان خان کو ساری بات سمجھائی اور سردار نتھا سنگھ کی پاسپورٹ والی تصویر بھی دکھائی۔ اس کی شکل زمان خان سے کچھ ملتی جلتی تھی۔ ماریا نے کہا، جب تم داڑھی مونچھ لگا کر پگڑی باندھ لو گے تو بالکل سردار نتھا سنگھ معلوم ہوگے۔ ویسے بھی جہاں تک میں نے دیکھا ہے سارے سکھوں کی شکلیں آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ زمان خان خوش ہو کر بولا، ماریا بہن، تم نے تو یہ کمال کر دیا، یہ مکمل کاغذات پاسپورٹ کے ساتھ لے آئیں۔ ماریا نے کہا، ابھی مجھے بازار جا کر تمہارے لیے نقلی داڑھی مونچھ اور انڈیمان سے کلکتے تک کا ٹکٹ لانا ہے، جہاز کل شام کو روانہ ہونے والا ہے۔ زمان خان بولا، کہیں وہاں لوگ مجھے پہچان تو نہیں لیں گے؟ جیسا کہ تم کہہ رہی تھی کہ وہاں بندرگاہ پر چپے چپے پر پہرا ہے اور پڑتال ہو رہی ہے۔ ماریا نے کہا، جو کچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا، یہ خطرہ ہمیں ہر حال میں مول لینا ہی ہوگا، ورنہ یہاں اس ویران جنگل میں ہم کب تک پڑے رہیں گے؟ زمان خان کو تسلی دے کر ماریا شہر آ گئی۔ اس نے دیکھ رکھا تھا کہ شہر کے ایک بازار میں نقلی داڑیاں اور مونچھیں بکتی ہیں۔ وہ اس دکان پر آ گئی۔ یہاں دوسری چیزوں کے علاوہ نقلی داڑیاں وغیرہ لٹک رہی تھیں۔ ماریا نے بڑے آرام سے ایک جگہ سے 2-4 سیاہ لمبی لمبی داڑیاں اور مونچھیں اتار کر جیب میں رکھی اور مکان سے باہر نکل آئی۔ اتفاق سے دکاندار اسی طرف دیکھ رہا تھا۔
जहां दीवार पर नकली दाढ़ियां लगी थी, उसने जो देखा कि 2-3 दाढ़ियां और मूछें अपने आप दीवार की खूंटों से उतरी और गायब हो गईं, तो वो अपनी गद्दी पर बैठा बैठा उछल पड़ा। आंखें फाड़ फाड़ कर दीवार को तकने लगा। वहां कोई भी नहीं था। फिर दाढ़ियां कहाँ चली गईं? उसे चक्कर सा आ गया और वो सर पकड़कर खामोश हो गया। मारिया ने दाढ़ियां लाकर जमान खान के हवाले कर दी। लो, मैं सिख बनने का सारा सामान ले आई हूँ, अब तुम जानो और तुम्हारा काम। ये पगड़ी भी है, किरपान भी है और जोई भी, और कपड़े भी। जल्दी से सिख बन जाओ। उसी दुकान से मारिया ने बाकी चीज़ें भी उठाकर लाई थी। जमान खान ने सिख बनना शुरू कर दिया। दूसरे रोज़ जब मारिया गार में जमान खान के लिए फल वगैरह लेकर गई तो ये देखकर हैरान रह गई कि वहाँ जमान की जगह एक सिख बैठा था। मारिया ने करीब जाकर कहा, कौन हो तुम? जमान खान ने मुस्कुराकर कहा, मैं सरदार नथा सिंह वल्द कथा सिंह हूँ बहन मारिया। मारिया ज़ोर से हंस पड़ी। भाई वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, तुम तो बिल्कुल सिख बन गए, बिल्कुल सरदार नथा सिंह मालूम हो रहे हो। ज़रा पासपोर्ट की तस्वीर तो दिखाना। जमान ने पासपोर्ट जेब से निकालकर मारिया को दिखाया। मारिया ने बड़े गौर से पहले सरदार नथा सिंह की तस्वीर देखी, फिर जमान खान को देखा। वही दाढ़ी, वही मूछें, वैसे ही नीली पगड़ी बंधी थी, कमर में किरपान लटक रही थी, तंग चूड़ीदार पजामा और खाल की झोली पहन रखी थी। भाई वाह, मुझे यकीन है अब तुम्हें कोई भी नहीं पहचान सकेगा। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना, तुम्हें जहाज़ पर सफ़र करते हुए कैंटीन की तरफ बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि तुम कैंटीन के मालिक सिख के चचा हो और तुम उसके लिए मर चुके हो। उसने अगर तुम्हें देख लिया कि तुम जिंदा हो तो सारा भांडा फूट जाएगा। फिक्र न करो बहन, तुम मुझे जहाँ बैठाओगी उसी जगह बैठा रहूँगा। मारिया ने कहा, इसीलिए मैं फ़र्स्ट क्लास के कैबिन के टिकट लाई, ताकि तुम दूसरे मुसाफिर और जहाज़ की गार्ड की नज़रों से बचे रहो, क्योंकि यकीनी तौर पर जहाज़ की गार्ड को भी तुम्हारी तस्वीर दे दी गई होगी। मैं अपने कैबिन से बिल्कुल बाहर नहीं निकलूँगी। और हाँ, तुम्हें अपने आप को गूंगा जाहिर करना होगा, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा पश्तो ज़ुबान का लहजा तुम्हारी चुगली खा जाए। ये ठीक रहेगा, मैं गूंगा बन जाऊँगा। तो फिर अब मेरे साथ चलो बंदरगाह की तरफ, टिकट वहीं चल कर लेना होगा। उन दोनों ने गार को खैराबाद कह दिया और जंगल से निकल कर आ गए। दोपहर हो चुकी थी, आसमान पर हल्के हल्के बादल छाए हुए थे। मारिया साहिल समंदर पर आई तो क्या देखती है कि झोंपड़े में माहीगीर औरतें और मर्द सरस्वती देवी की पूजा कर रहे हैं। मारिया ने हंसते हुए जमान खान को सारा वाकया सुना दिया। जमान खान सिख बना झोंपड़े के करीब से गुजर गया। मारिया ने उन माहीगीरों पर एक हमदर्दी भरी नजर डाली जो उसकी पूजा कर रहे थे। जमान खान बाजार में चला जा रहा था, उसे किसी ने भी ना पहचाना। उसने मारिया से कहा, बहन अगर तुम इजाज़त दो तो मैं अपने जिगरी दोस्त खुदा बख्श सियासी कैदी से आखिरी बार मिल लूँ। मारिया ने कहा, अगर तुम्हें अपने दोस्त पर भरोसा है तो मिल सकते हो, क्योंकि इस वक्त ख़तरा चारों तरफ मंडरा रहा है। जमान खान बोला, मारिया बहन, खुदा बख्श मेरा गहरा यार है। हम दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं और एक ही दूसरे पर जान फिदा कर सकते हैं। तो फिर चलो मिलाते हैं, जहाज़ तो शाम को रवाना होगा। जमान खान मारिया को साथ लेकर जजीरे के अकवी इलाके आ गया। यहाँ झोंपड़ियाँ बनी थी जहाँ सियासी कैदी रहते थे। जमान खान एक झोंपड़ी में दाखिल हो गया। अंदर एक नौजवान कैदी फर्श पर बैठा मूंछ बट रहा था। उसने एक सिख को बेधड़क अंदर आते देखा तो हैरानी से बोला, सरदार जी आपको किससे मिलना है? जमान खान ने कहा, अगर तुम भी नहीं पहचान सके तो फिर कोई भी नहीं पहचान सकता खुदा बख्श। अब मुझे गौर से देखो, मैं जमान खान हूँ। जमान खान? खुदा बख्श उठकर खड़ा हो गया और उसने आगे बढ़कर जमान को गले से लगा लिया। ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने दोस्त? मैंने सुना है कि तुम जेल से फरार हो गए हो तो मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर सोचा कि तुम इस जजीरे से किस तरह बाहर निकल सकोगे। ये बताओ कि इस हुलिये में कहाँ रहते हो? जमान खान ने कहा, बस तुम ये समझ लो खुदा बख्श कि मैं आज यहाँ से फरार हो रहा हूँ। अपने घर कोई पैगाम देना है तो दे दो। खुदा बख्श ने पूछा, फरार? मगर कैसे जमान खान, तुम कैसे यहाँ से फरार हो सकते हो? ये मत पूछो दोस्त, ये कहो कि तुम्हें घर कोई पैगाम देना है या नहीं। खुदा बख्श का चेहरा उदास हो गया। बस मेरी घर वाली को कहना कि ज़िंदगी रही तो कभी ना कभी आ जाऊँगा उसके पास। मेरे बच्चे को गोद में उठार कर प्यार करना और कहना कि बड़ा होकर अंग्रेज़ से अपने बाप का बदला ज़रूर ले, जिस तरह के तूने बदला लिया है जमान। खुदा हाफिज़। जमान खान ने खुदा बख्श को गले लगा लिया और रुखसत हो गया। मारिया ने कहा, अब तुम फर्स्ट क्लास के मुसाफिर हो। तुम्हारा नाम सरदार नथा सिंह है। तुम यहाँ जंगलों के ठेकेदार हो और तुम गूंगे हो, समझ गए ना? बिल्कुल समझ गया मारिया, तुम फिक्र ना करो, मैं भूल कर भी किसी से बात नहीं करूँगा। अब बंदरगाह सामने दिखाई दे रही थी। मारिया ने कहा, तुम बड़ी शान से चलते हुए गेट पर अपने कागज़ दिखाना और ख़बरदार तुम्हारी किसी भी हरकत से घबराहट ज़ाहिर ना हो, वरना अब सारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर ऐसी वैसी कोई बात होगी तो मैं संभाल लूँगी। बहुत अच्छा मारिया बहन। जमान खान वल्द सरदार नथा सिंह के रूप में गर्दन उठाकर सरमायादारों की तरह चलता हुआ बंदरगाह के बड़े गेट पर आ गया। यहाँ 2 अंग्रेज़ फौजी पहरा दे रहे थे। उन्होंने जमान खान को रोक लिया। सरदार जी, टिकट कहाँ है?
टिकट मारिया ने पहले उसे लाकर दे दिया था। जमान खान ने हाथ के इशारों से और गूंगा करते हुए बताया कि वो गूंगा है और साथ ही जेब से टिकट और पासपोर्ट निकाल कर दिखाए। पहरेदारों ने देखा कि फर्स्ट क्लास का मुसाफिर है और उसके पास सरकारी ठेकेदारी का लाइसेंस भी है और कागजात भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, तो उन्होंने उसे अंदर जाने की इजाज़त दे दी। मारिया भी जमान खान उर्फ सरदार नत्था सिंह के पीछे पीछे बल्कि साथ ही गेट में दाखिल हो गई। उसने जमान खान को रास्ते के बारे में सब कुछ समझा दिया था। वो बड़े हाल से निकलकर दूसरे बड़े दरवाजे पर आ गया। यहाँ भी ज़बरदस्त पहरा था और 2 फौजी अफसर कागजात की जांच पड़ताल कर रहे थे। जमान खान ने उनको भी अपना टिकट और पासपोर्ट के कागजात दिखाए। उन्होंने पासपोर्ट पर नत्था सिंह की तस्वीर को देखकर जमान खान की मूंछों को घूर कर देखा। मारिया का दिल धड़कने लगा, क्योंकि अगर वो मूंछों को खींच कर देखता वो तो ज़रूर उसके हाथ में आ जाती और सारा खेल ख़त्म हो जाता। फिर पता नहीं क्या होता। जमान खान को बचाने के लिए मारिया को कितने और कत्ल करने पड़ते, मगर खैरियत ही रही और उन्होंने भी जमान खान को जाने दिया। अब आखिरी मरहला रह गया था, यानी सामने जहाज़ की सीढ़ियों पर जो गार्ड बैठी थी उनसे बचकर निकलना। आखिर वहाँ जाकर जमान खान रुक गया। सिपाहियों ने जमान खान के कागजात को बार बार देखा। कागजात बिल्कुल ठीक थे। शक्ल थी नत्था सिंह की तस्वीर थी। नत्था सिंह यानी असल जमान खान से मिलती थी। सिपाही ने पूछा, सरदार नत्था सिंह, तुम कहाँ के रहने वाले हो? जमान खान ने हंसकर हाथ के इशारे से कहा, ऊँ। पहरेदार हंस पड़े। बेचारा गूंगा है। उन्होंने जमान खान को जहाज़ पर जाने की इजाज़त दी। मारिया का सांस अभी तक ऊपर का ऊपर था। अब उसने इत्मीनान का सांस लिया और जमान खान के साथ ही जहाज़ की सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर अर्शे पर आ गई। खुदा के लिए अब सर झुकाकर सीधे अपने कैबिन में आ जाओ। फिक्र न करो मारिया बहन, मैं किसी को शक करने का मौका नहीं दूंगा। जमान खान के कैबिन का नंबर 18 था और वह जहाज़ की ऊपर वाली मंजिल में था। यह कैबिन बड़ा साफ़ सुथरा और खूबसूरत था। यहाँ आराम की हर शय मौजूद थी। मारिया ने जमान से कहा, अब तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक सफ़र शुरू हो रहा है। याद रखो, इस जहाज़ पर आकर तुम अपने आप को एक लम्हे के लिए भी आज़ाद न समझ बैठना। अंग्रेज़ CID की एक पूरी रेजिमेंट जहाज़ में सफ़र कर रही है। अगर किसी के कान में ज़रा सी भनक पड़ गई कि तुम सरदार नत्था सिंह नहीं बल्कि जमान खान मफरूर कैदी हो, तो तुम्हें इसी जहाज़ में गिरफ्तार करके जंजीरें पहना दी जाएंगी और फिर मेरे लिए भी तुम्हें छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। जमान खान ने कहा, बहुत बेहतर बहन, मैं पूरा ख्याल रखूँगा, बहुत एहतियात बरतूँगा, किसी से यूं ही मुलाकात करने की कोशिश नहीं करूँगा। शाम हो गई। समंदर में सूरज गुरूब हो गया। जजीरे के शहर में लैंप रोशन हो गए। जहाज़ की चिमनी धुआं उगलने लगी थी। जहाज़ चलने के लिए बिल्कुल तैयार था। जमान खान को मारिया ने कैबिन के अंदर बंद रहने का हुक्म दे रखा था। मारिया कैबिन के बाहर जंगले के साथ लगी बंदरगाह के प्लेटफार्म को देख रही थी, जहाँ खंभों पर लैंप रोशन हो गए थे और कुल्ली रस्सा खोल कर ऊपर जहाज़ पर फेंकने लगे थे। लंगर भी उठा दिया गया। जहाज़ की सीढ़ी कब की उठाई जा चुकी थी। जहाज़ ने ज़ोर से विसल दी और फिर मशीन चलने की आवाज़ से जहाज़ का फर्श आहिस्ता आहिस्ता कांपने लगा। थोड़ी देर बाद जहाज़ ने बंदरगाह को छोड़ना शुरू कर दिया। जहाज़ आहिस्ता आहिस्ता बंदरगाह से दूर होने लगा। बंदरगाह की रोशनियाँ भी दूर होना शुरू हो गईं। हवा में नमी आ गई थी। मारिया ने खुदा का शुक्र अदा किया कि मामला ठीक हो गया, वरना जमान खान एक ख़तरनाक फांसी पाने वाले मफरूर कैदी को बचा कर ले जाना एक बड़ा ही कठिन काम था। जहाज़ बंदरगाह से काफ़ी दूर निकल आया था। अब रोशनियाँ जजीरा, काले पानी की रोशनियाँ धुंधली हो गई थीं और समंदर की हवाएं ठंडी हो रही थीं। मारिया जंगले से हटकर कैबिन में आ गई। अंदर लैंप की रोशनी में जमान खान उर्फ नत्था सिंह अपने बिस्तर पर लेटा कोई किताब पढ़ रहा था। उसने दरवाज़ा अपने आप खुलते देखा तो समझ गया मारिया आई है। बहन मारिया? हाँ, मैं हूँ जमान। मारिया सामने वाले दूसरे बिस्तर पर लेट गई। कुछ देर वो बातें करते रहे कि कलकत्ते पहुंचकर किस तरह से काफिले के साथ सरहद तक सफ़र करना होगा। इतने में बाहर दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ आहिस्ता से आई। जमान खान बोलने ही लगा था कि मारिया ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। मत भूलो कि तुम गूंगे हो और ये CID का आदमी भी हो सकता है। उसे गूंगा बनकर अंदर बुलाओ। जमान खान ने उठकर दरवाज़ा खोला और कहा, यानी क्या बात है? बहरे ने अदब से कहा, साहब खाना किस वक्त खाएंगे? और साथ ही एक कार्ड खान के हवाले कर दिया। उस पर सारे खाने दर्ज थे। जमान खान ने एक जगह उंगली रखकर कहा, बहरा सर झुकाकर मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया। मारिया ने उसके जाते ही दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। तुम्हें बड़ी सख्त एहतियात की ज़रूरत है जमान। मैंने तुम्हें पहले ही कह रखा था कि यह तुम्हारा ख़तरनाक तरीन समुद्री सफ़र है। इस जहाज़ पर बावर्ची खाने के आधे नौकर CID के आदमी हैं। अगर तुमसे ज़रा सी भी भूल हो गई तो फिर तुम्हें शायद मैं भी फांसी के फंदे से ना बचा सकूंगी। जमान खान ने वादा किया कि वो आइंदा से एहतियात से काम लिया करेगा। काले पानी से कलकत्ते की बंदरगाह तक 10 रोज़ का सफ़र था। आज से 100-125 साल पहले जहाज़ बड़ी सुस्त रफ्तारी से चला करते थे। समंदर बड़ा पुरसुकून था। सफ़र आसानी से जारी था
उन्हें सफ़र करते तीसरा दिन जा रहा था कि एक रोज़ शाम को मारिया जहाज़ के अर्शे पर एक तरफ आराम कुर्सी पर बैठी शाम का मंजर देख रही थी कि ज़मान खान कैबिन से निकलकर बाहर जंगले पर खड़ा हो गया। समंदर में सूरज के ग़रूब होने का मंजर उतना खूबसूरत था कि वो उसकी दिलकशी में खो गया। उसे बिल्कुल ये एहसास न हुआ कि बेरा शाम की चाय लेकर कैबिन के अंदर चला गया। ज़मान के मुंह से निकल गया, चाय बाहर ही ले आओ भाई। बेरे ने इतना सुना तो बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या इनकलाब आ गया। अभी दोपहर तक तो ये साहब गूंगे थे, गूं गाँव में बातें करते थे, फिर ये यकायक कैसे काया पलट गई कि इन्होंने बोलना शुरू कर दिया। वो ताज्जुब से ज़मान की तरफ देखने लगा। उधर ज़मान खान को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। जल्दी से गूंगा करने लगा और ज़मान की तरफ इशारा करके बोला गाँ गाँ। लेकिन बिल्ली थैले से निकल चुकी थी। इसका राज फाश हो चुका था। बेरे को मालूम हो चुका था कि दाल में ज़रूर कुछ काला काला है। वो मुस्कुरा कर चला गया। उसने जाते ही सिख मालिक से कहा, साहब फर्स्ट क्लास के कैबिन में एक सरदार जी सफ़र कर रहे हैं। सुबह तक तो वो गूंगे थे, लेकिन आज अचानक उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। सिख मालिक बड़ा हैरान हुआ। उसके दिल में ख्याल आया कि उसे चलकर देखना चाहिए कि उसके पास कोई ऐसी दवा है जिससे गूंगे बोलने लगते हैं। पंजाब में उसका रिश्तेदार गूंगा था। उसने सोचा कि अगर सरदार साहब से दवाई मिल जाए तो वो अपने रिश्तेदार को भिजवाकर उसे भी ज़ुबान वापस दिलवा सकेगा। ये सिख कैंटीन का मालिक था और वही सिख था जिसके मुर्दा रिश्तेदार सरदार नत्था सिंह का भेस बदलकर ज़मान खान जहाज़ में सफ़र कर रहा था। शाम के बाद खाने वगैरह से फारिग होकर सिख कैंटीन वाला फर्स्ट क्लास के इस कैबिन के दरवाजे पर आ गया जहां ज़मान खान सफ़र कर रहा था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। मारिया अभी तक अरशे पर ही आराम कर रही थी। ज़मान खान ने सर पर पगड़ी जमाई और उठकर दरवाज़ा खोल दिया। अब जो सिख कैंटीन वाले ने अपने सामने अपने चाचा सरदार नत्था सिंह को देखा तो हैरत से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चाचा तुम? उसने खुशी से कहा और ज़मान खान से लिपट गया। ज़मान खान बड़ा परेशान हुआ कि या खुदा ये क्या माजरा है। सिख कैंटीन वाला उससे लिपटा जा रहा था और कह रहा था, तुम जिंदा कैसे हो गए चाचा? हमने तो तुम्हें जलाकर तुम्हारे फूल दरिया में बहा दिए थे। अरे वाह, गुरुजी ने तो बड़ी कृपा कर दी जो तुम्हें जिंदा कर दिया फिर से। ज़मान खान अब सारा माजरा समझ गया और कहने लगा, सरदार जी आपको गलतफहमी हुई है। मैं तुम्हारा चाचा नत्था सिंह नहीं हूँ, बल्कि दूसरा नत्था सिंह हूँ। सिख कैंटीन वाला बोला, भला ये कैसे हो सकता है चाचा? तुम्हारे कैबिन के बाहर साफ लिखा है कि तुम मरे नहीं जिंदा हो। वाह, गुरुजी की मेहरबानी से तुम फिर जिंदा हो गए। मगर ज़मान खान ने उसे धक्के देकर कैबिन से निकाल दिया। वो बेचारा परेशान होकर अपनी कैंटीन में चला गया। मारिया को इन हालात का इल्म हुआ तब बड़ी परेशान हुई, क्योंकि रात ही रात में सारे जहाज़ में ये मशहूर हो गया था कि फ़र्स्ट क्लास के कैबिन में एक ऐसा सिख सफ़र कर रहा है जो मुर्दा था लेकिन ज़िंदा हो गया है। होते होते ये बात जहाज़ के कप्तान तक भी जा पहुंची। वो एक अंग्रेज़ था और उसे अंडमान की CID की तरफ से इतला मिल चुकी थी कि एक मफरूर कैदी ज़मान खान जेल से भाग गया है। उसने सोचा कि चलकर देखना चाहिए कि वो कौन शख्स है। चुनाचे उसने रात के पिछले पहर कैबिन का रुख किया और ज़मान खान से मिलकर बड़े अखलाक के साथ बोला, सरदार जी ये क्या खबर जहाज़ में घूम रही है कि आप अंडमान में मर गए थे और फिर से ज़िंदा हो गए? कप्तान साथ ही साथ बड़े गौर से ज़मान खान को सर से पाँव तक देख रहा था। उसे वो पूरा सिख नज़र आ रहा था। कहीं से भी ज़ाहिर नहीं होता था कि वो मुसलमान और पठान है और उसने सिख का भेस बदल रखा है। मारिया भी उसके पास खड़ी थी और दोनों की बातें बड़े गौर से सुन रही थी। दिल में डर रही थी कि ये ज़मान खान के इम्तिहान का वक्त है। इससे पहले एक गलती हो गई है, कहीं अब वो कोई ऐसी गलती ना कर बैठे कि सारा राज तश्त अज़बाम हो जाए, यानी राज खुल जाए। ज़मान खान ने कोई बात ना की और ज़ुबान से गूं गूं करता रहा। कप्तान हंस पड़ा। उसे यकीन हो गया कि ये शख्स वाकई गूंगा है। खामोशी से चला गया, लेकिन उसके दिल में एक शक पड़ गया था। मारिया ने कप्तान के जाते ही ज़मान खान से कहा, ज़मान भाई तुम्हारी ज़रा सी गलती ने हमें सख्त परेशानी में ला खड़ा किया। अब खुदा ही हमें इस मुसीबत से निजात दिला सकता है। मुझे डर है कि कप्तान को शक पड़ गया है। ज़मान खान ने कहा, यह तो मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई, लेकिन अब क्या हो सकता है मारिया बहन, अब तो तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। मारिया के चेहरे पर परेशानी के आसार थे। ज़मान खान अगरचे उसके चेहरे को नहीं देख सकता था, लेकिन मारिया की आवाज़ से साफ जाहिर हो रहा था कि वो परेशान है। उधर कप्तान ने अपने कैबिन में पहुंचकर सोचा कि ये शख्स ज़रूर वही ज़मान खान है और झूठ मूठ का सिख बना हुआ है। उसने कैंटीन वाले सिख को बुलाकर पूछा, क्या तुमको यकीन है कि यही सिख तुम्हारा चाचा सरदार नत्था सिंह है जिसकी लाश को तुम जला चुके हो? कैंटीन वाले सिख ने कहा, मुझे पक्का यकीन है साहब कि हमने सरदार साहब की लाश को अपनी आंखों के सामने आग लगाई थी और फिर उसकी राख पीतल की थाली में इकट्ठी करके दरिया में बहा दी थी। कप्तान ने कहा, तो फिर ये तुम्हारा चाचा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी शख्स जिसको जलाकर राख कर दिया जाए वो दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। यह ज़रूर कोई धोखेबाज है जो तुम्हारे चाचा के पासपोर्ट पर सफ़र कर रहा है। क्या तुम्हारे पास तुम्हारे चाचा सरदार
नथा सिंह का पासपोर्ट और दूसरे कागजात मौजूद हैं? जी हाँ, अभी लाता हूँ। सिख बाहर निकला कि अपने कैबिन में जाकर सरदार नथा सिंह मरहूम के पासपोर्ट के कागजात ला सके। मारिया भी उसके साथ बाहर निकल आई। वो कप्तान के कैबिन में खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। अब वो अंग्रेज़ कप्तान को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। उसकी एक एक हरकत का जायज़ा लेने अब उसका फ़र्ज़ हो गया था। रात आधी गुजर गई थी। जहाज़ गहरे अंधेरे काले समुद्रों की लहरों पर सफ़र कर रहा था। जहाज़ के सारे मुसाफिर सो रहे थे। सिख जल्दी से अपने कैबिन में दाखिल हुआ। उसने अलमारी खोलकर ट्रंक बाहर निकाला जिसमें उसने अपने मरहूम चाचा के कागजात हिफाजत से रखे हुए थे। जो ही उसने ट्रंक खोला, कागजात गायब थे। उसने सारी अलमारी कैबिन की एक एक चीज़ तलाश कर डाली, मगर कागजात उसे कहीं से न मिले। समझ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है और कागजात चुरा लिए गए हैं। जल्दी से कैबिन से बाहर निकला और कप्तान के कैबिन में आकर कहने लगा, सर, पासपोर्ट के कागजात किसी ने चोरी कर लिए हैं। अंग्रेज़ कप्तान के माथे पर बल पड़ गया। समझ गया कि फ़र्स्ट क्लास के मुसाफिर सिख नहीं है, बल्कि वही मफरूर कैदी ज़मान खान है जो सरदार नथा सिंह का बहरूप भरकर सफ़र कर रहा है। उसने सिख से कहा, वेल सरदार साहब, तुम जाकर आराम करो और किसी से इस बारे में कोई बात ना करना। मैं खुद अब सारा मामला अपने हाथ में लेता हूँ। ठीक है, तुम जाओ और खामोश रहो। सिख कैंटीन वाला चला गया। मारिया अगर चाहती तो सिख कैंटीन वाले को अंग्रेज़ कप्तान के कैबिन में जाने से पहले पहले समंदर में फेंक कर हलाक कर सकती थी, लेकिन वो उस बेगुनाह सिख के खून से अपने हाथ नहीं रंगना चाहती थी। वो ये देखना चाहती थी कि जब ये खबर जहाज़ के अंग्रेज़ कप्तान को पहुंचती है कि पासपोर्ट के कागजात गायब हैं तो वो क्या करता है। अब जबकि उसे मालूम हो गया था कि अंग्रेज़ कप्तान ने सारा मामला अपने हाथ में ले लिया है और उसे यकीन हो गया कि ये शख्स सरदार नथा सिंह नहीं बल्कि मफरूर कैदी ज़मान है, तो मारिया ने उस अंग्रेज़ कप्तान को ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया। और ये एक दुरुस्त फ़ैसला था, क्योंकि ये अंग्रेज़ कप्तान 1 मिनट से पहले पहले ज़मान खान को गिरफ़्तार करवा सकता था। जहाज़ पर अंग्रेज़ों की गोरखा फ़ौज का एक दस्ता सफ़र कर रहा था। मारिया ने देखा कि अंग्रेज़ कप्तान ने दराज में से कागज़ निकाल कर कलम दवात सामने रखकर एक खुफिया ख़त लिखना शुरू कर दिया। फिर उसने कागज़ को लपेट कर एक तांबे के खोल में डाला और ऊंचे खाने में से एक कासिद कबूतर निकाल कर उसके परों में पैगाम के खोल को बांधने लगा। मारिया चौंक पड़ी। अंग्रेज़ कप्तान पैगाम ले जाने वाले कासिद कबूतर के ज़रिए कलकत्ते के फ़ौजी अफसरों को ख़बरदार करने वाला था कि ज़मान खान नामी मफरूर कैदी और अंडीमान के अंग्रेज़ गवर्नर का कातिल जहाज़ में सफ़र कर रहा है। तुम लोग भारी फ़ौज के दस्ते लेकर बंदरगाह पर मौजूद रहना और इसे गिरफ़्तार कर लेना। मारिया ने आगे बढ़कर एक झपटा मारा और कप्तान के हाथ से कबूतर छीन लिया। कबूतर मारिया के हाथ में आते ही गायब हो गया। कप्तान हक्का बक्का होकर इधर उधर तकता रह गया कि या खुदा, ये क्या माजरा है। अभी तो कबूतर उसके हाथों में था, अब कहाँ चला गया। मारिया ने खोल में से पैगाम निकाल कर फाड़ डाला और कैबिन में एक तरफ हटकर खड़ी हो गई। वो देखना चाहती थी कि अंग्रेज़ कप्तान अब क्या करता है। मारिया ने सोचा कि कप्तान अपनी गैबी ताकत का असर डालकर इससे वादा ले ले कि वो ज़मान खान के बारे में कोई कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन वो अंग्रेज़ों की जहनीत से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। पहली बात तो ये थी कि ये लोग भूत प्रेत वगैरह से बिल्कुल नहीं डरा करते, और दूसरी ये बात थी कि ये कौम वादा खिलाफ थी। अगर अंग्रेज़ कप्तान मारिया की गैबी ताकत से डर कर ये वादा भी कर लेता कि वो ज़मान खान के सिलसिले में किसी से कुछ नहीं कहेगा, तो इस बात का ये बदस्तूर ख़तरा मौजूद रहता कि जो ही जहाज़ कलकत्ता पहुँचे ये शख्स अंग्रेज़ फ़ौज से मिलकर ज़मान खान को पकड़वा देगा। चुनाचे मारिया ने अब ये देखना चाहा कि कप्तान अगला कदम क्या उठाता है। कप्तान ने उस वक्त तो कुछ ना किया, अपने बिस्तर पर लेट गया और सोचने लगा कि कबूतर कहाँ गुम हो गया। फिर थोड़ी देर बाद उसने घंटी बजाई। एक अर्दली अंदर आया। देखो, सार्जेंट साहब को बुलाओ। अर्दली सर झुकाकर चला गया। थोड़ी देर बाद एक अंग्रेज़ सार्जेंट अंदर आया। उसने सलूट मारकर पूछा, सर, आपने मुझे याद किया? हाँ ठीक है सार्जेंट, यहाँ बैठ जाओ। फिर कप्तान ने चारों तरफ नज़रें घुमाकर देखा। जब उसे यकीन हो गया कि वहाँ कोई नहीं, तो सरगोशी में कहने लगा, सुनो सार्जेंट, मेरी बात को गौर से सुनो। तुमको मालूम है कि अंडीमान के जजीरे पर पिछले दिनों हमारे एक अंग्रेज़ गवर्नर को एक मुसलमान पठान ने कत्ल कर दिया था। उसका नाम ज़मान खान है। सार्जेंट ने सर हिलाकर कहा, जी हाँ मुझे याद है, और मैंने ये भी सुना था कि वो कातिल जेल की सुलाखें तोड़कर भाग निकला है। कप्तान ने होंठों पर हाथ रखकर कहा, आहिस्ता बात करो, कोई सुन ना ले, ये बड़े राज की बात है, गौर से सुनो। तुमने ठीक सुना है, वही कातिल यानी ज़मान खान फर्स्ट क्लास के एक कैबिन में सिख बनकर सफ़र कर रहा है। सार्जेंट के कान खड़े हो गए। ये आप क्या कह रहे हैं सर, क्या ये सच है? बिल्कुल 100% सच है। कप्तान ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो उसे जाकर देख सकते हो, लेकिन तुम्हें उसको जाकर देखने की ज़रूरत नहीं। बस अब इस जहाज़ के कप्तान होने की हैसियत से मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि इस ज़मान खान को जहाज़ की फ़र्स्ट क्लास में सरदार नथा सिंह के झूठे नाम से सफ़र कर रहा है,
अभी जाकर गिरफ्तार कर लो, उसके पाँव में जंजीर डालकर उसे जहाज़ की हवालात में बंद कर दो। जाओ जल्दी करो और वापस आकर मुझे रिपोर्ट करो। यस सर। सार्जेंट सलूट मारकर बाहर निकल गया। मारिया के पांव तले की ज़मीन निकल गई तो कप्तान ने भरपूर हमला शुरू कर दिया है। अब मारिया को भी जंग शुरू कर देनी थी। वो भी तेज़ी से कैबिन से बाहर आ गई और सार्जेंट के पीछे पीछे चलने लगी। राहदारी में नीम रोशन लैंप चल रहा था। सार्जेंट सीढ़ियाँ चढ़कर और जमान खान के कैबिन के बाहर आकर दस्तक देने लगा। उसने तमंचा हाथ में ले लिया जो आज से 100 बरस पहले का पिस्तौल होता था और उसमें बारूद भरकर चलाया जाता था। जमान खान शायद सो रहा था। सार्जेंट के 2-3 बार दस्तक देने पर उसने उठकर दरवाज़ा खोल दिया। सार्जेंट फुर्ती किसी तेज़ी के साथ कैबिन के अंदर दाखिल हुआ और तमंचा तान लिया। मिस्टर जमान खान, तुम ज़ेरे हिरासत हो। खबरदार, अगर तुमने कोई हरकत की तो मैं गोली चला दूंगा। चुपचाप मेरे आगे आगे जहाज़ के हवालात की तरफ चल पड़ो। लेकिन ठीक उसी लम्हे मारिया ने पीछे से एक ज़ोरदार लात सार्जेंट की पीठ पर मारी और वो मुंह के बल ज़मीन पर गिर पड़ा। उसका पिस्तौल दूर जा पड़ा। मारिया ने कहा, जमान पिस्तौल उठा लो। सार्जेंट ने सोचा कि ये औरत की आवाज़ कहाँ से आ गई। यहाँ तो कोई औरत नहीं थी, लेकिन मारिया की जंग शुरू हो चुकी थी। उस सार्जेंट को इससे आगे सोचने की मोहलत ही न दी गई। उसने कैबिन में एक तरफ पड़ा हुआ लोहे का बर्तन उठाकर पूरी ताकत से अंग्रेज सार्जेंट के सर पर दे मारा। वो बेहोश हो गया। जल्दी से सार्जेंट को कंधे पर उठाकर बाहर ले आओ, मैं बाहर खड़ी हूँ। जमान खान ने बेहोश सार्जेंट को कंधे पर उठाया और कैबिन से बाहर आ गया। अंधेरे आसमान पर सितारे चमक रहे थे और स्याह काले समंदर की लहरें जहाज से टकराकर शोर मचा रही थीं। तेज़ हवा भी चल रही थी। इसे अरशे के अकब में ले आओ जमान। जहाज़ के डेक पर कोई भी नहीं था, सिर्फ वो लंगर फेंकने वाली मशीन के पास कुछ मुसाफिर गहरी नींद सो रहे थे। जमान ने बेहोश सार्जेंट को अपने कंधे पर उठा रखा था। वो डेक के जनूबी हिस्से की तरफ यानी जहाज़ के दुम पर आ गया। यहाँ मारिया उसका इंतज़ार कर रही थी। उसने कहा, इस अंग्रेज़ को समंदर में फेंक दो। जमान खान ज़रा हिचकिचाया। मारिया बहन, अगर हम इसे बकवास बंद करो। मारिया ने जमान खान को झाड़ डाला और आगे बढ़कर बेहोश सार्जेंट को उसके कंधे से उतारा और ख़ुद उसे धक्का देकर बिफरी हुई मौजों वाले समंदर में गिरा दिया। काले समंदर की लहरों ने 1 सेकंड के अंदर अंदर सार्जेंट को निगल लिया और किसी को कानों कान खबर तक न हुई। मारिया ने डांट कर कहा, अगर आइंदा तुमने इस किस्म की बुज़दिली दिखाई तो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं लूँगी। चलो वापस अपने कैबिन में, और ख़बरदार मेरे सिवा कोई भी आदमी आ जाए दरवाज़ा मत खोलना। जमान खान चुपचाप वापस अपने कैबिन में आ गया। जहाज़ पर यह पहला कत्ल था। सुबह सारे जहाज़ पर खबर फैल गई कि अंग्रेज़ी फ़ौज के सार्जेंट को किसी ने समंदर में फेंक कर हलाक कर दिया है। मुसीबत ये पैदा हो गई कि जिस मकाम से सार्जेंट को समंदर में फेंका गया था वहाँ उसकी जेब से बटुआ गिरा हुआ पाया गया था। कप्तान के तन बदन में तो आग लग गई। समझ गया कि ये जमान खान के किसी आदमी की शरारत थी, तो गोया उसके हिमायती भी इस जहाज़ में सफ़र कर रहे थे। उस हिमायती ने कबूतर और पैगाम को गुम कर दिया था। शायद ये कोई बंगाल का जादूगर है जो जमान खान के साथ साथ सफ़र करते हुए उसकी हिफाजत कर रहा है। लेकिन अंग्रेज़ कप्तान ऐसी बातों से डरने वाला नहीं था। उसने हर हालत में अंग्रेज़ गवर्नर के कातिल को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया था। वो गोरखा सिपाहियों के एक पूरी रेजिमेंट को साथ लेकर आगे बढ़ा और उसने जमान खान के कैबिन पर छापा मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे जंजीरें पहना दी गईं और जहाज़ के हवालात में बंद कर दिया गया। मारिया ये सब कुछ देखती रही। उसने कोई जवाबी कार्रवाई न की। उस वक्त जवाबी कार्रवाई करना हिमाकत थी, क्योंकि अगर वो 2-3 सिपाहियों को हलाक भी कर देती तो कप्तान उसी इंतकामी तौर पर जमान खान को गोली मरवा कर हलाक कर सकता था। वो खामोश रही। ये भी गनीमत था कि कप्तान ने जमान खान को ही गिरफ्तार किया था। अगर वो उसे हलाक करने का हुक्म देता तो वो जमान खान को मरवा भी सकता था और मारिया शायद कुछ भी न कर सकती थी। जमान के कैबिन पर एक गोरखा सिपाही का पहरा बिठा दिया गया। उधर जमान खान को सिपाही जब हवालात में ले जाने लगे तो मारिया उनके साथ साथ थी, ये मालूम करने के लिए कि हवालात जहाज़ में किस मकाम पर है। ये हवालात जहाज़ के सबसे निचले हिस्से में थी। एक छोटी सी राहदारी में से गुजरकर तंग सी कोठरी थी जिसके दरवाजे पर सुलाखें लगी थीं। एक सिपाही उसे ताला लगाए पहरा दे रहा था। जमान खान को यहाँ बंद कर दिया गया। मारिया खामोशी से वापस आ गई। दोपहर तक मारिया जहाज़ के अरशे पर एक तरफ खामोश बैठी समंदर की लहरों को देखती रही। खाना उसने सिख की कैंटीन पर जाकर खाया। यही वो सिख था जिसकी वजह से जमान खान मुसीबत में फंस गया था। लेकिन इसमें सिख का भी क्या कसूर था? गलती खुद जमान खान की थी। बहरहाल जो होना था वो हो चुका था। कैंटीन में बेंच और लकड़ी के लंबे लंबे मेज़ लगे थे। कुछ मुसाफिर बैठे चावल वगैरह खा रहे थे। मारिया को खाने में ना तो कोई पैसा देना पड़ता था और ना किसी से खाना मांगने की तकलीफ गवारा करना पड़ती थी। उसने बड़े आराम से एक थाल में से भुनी हुई मछली के 2-3 टुकड़े और 2 रोटियां उठाईं और बड़े सुकून से एक जगह मेज़ पर आकर बैठ गई और खाना शुरू कर दिया।
खाना खाने के बाद वो उठी। सोचा एक कप काफ़ी पी ले जाए तो क्या हर्ज है। कैंटीन पर एक पीतल का हमाम काफ़ी से भरा हुआ था। सिख मालिक कप भर भर कर लोगों को दे रहा था। एक कप मारिया ने उठाया और हमाम के पास आकर खड़ी हो गई। सिख मालिक का हाथ हमाम से हटा तो मारिया ने टूंटी खोलकर अपना कप नीचे रख दिया। अरे ये टूंटी किसने खोल दी? सबसे ज़्यादा हैरानी सिख मालिक को इस बात पर हुई कि टूंटी में से जो काफ़ी बह रही थी वो नीचे नहीं गिर रही थी, बल्कि एक ख़ास फासले पर आकर गायब हो रही थी। वो गद्दी पर बैठा बैठा उछल पड़ा। ये क्या हो रहा है मेरे हमाम के साथ? इतने में मारिया ने टूंटी बंद कर दी और कप लेकर मेज़ पर जा बैठी। वो उस वक्त शरारत करने के मूड में नहीं थी। सिख मालिक हैरान ही होता रह गया। देर तक झुक झुक कर हमाम की टूंटी को देखता रहा कि ये अपने आप कैसे खुल गई और अपने आप कैसे बंद हो गई। काफ़ी पीकर मारिया उठी और सोचा कि ज़मान खान के लिए भी कुछ लेती चले। कैंटीन पर वो उस थाल के पास आ गई जिसमें भुनी हुई मछलियों के कतले पड़े थे। मारिया ने 3 भुनी हुई मछलियाँ उठाईं और कागज़ में लपेट कर अपने साथ रख लीं। कैंटीन का मालिक देखता ही रह गया कि ये थाल से अचानक 3-4 मछलियों के टुकड़े कहाँ गुम हो गए। जब सिख की समझ में कुछ न आया तो अपना सर पीट कर रह गया। मारिया जहाज़ के निचले वाले हिस्से में आ गई। यहाँ से वो तंग राहदारी से गुजरने लगी तो इत्तेफाक से एक मल्लाह भी सामने से आ रहा था। मारिया एक जानिब हो गई। फिर भी मोटे मल्लाह का जिस्म मारिया के जिस्म से टकरा गया। मल्लाह ने चौंक कर आसपास देखा कि जिस इंसान का जिस्म उसे टकराया है वो कहाँ है। जब उसे कुछ दिखाई न दिया तो वो सर झटक कर आगे चल दिया। मारिया हालात के सामने आकर रुक गई। गोरखा सिपाही बंदूक उठाए पहरा दे रहा था। मारिया ने सुलाखों में से कोठली में झांक कर देखा। ज़मान खान कोने में दीवार से लगा बैठा था और उसके पाँव में जंजीर बंधी थी। सामने एक टीन का डोंगा और थाली पड़ी थी जिसमें थोड़े से उबले हुए चावल अभी बाकी थे। मारिया ने सोचा कि किस तरह ज़मान खान से बात की जाए। खान समझ गया कि मारिया आन पहुंची है, लेकिन गोरखा बड़ा परेशान हुआ कि ये उल्लू की आवाज़ जहाज़ में कहाँ से आ गई। मारिया ने सुलाखों के अंदर हाथ डालकर कागज़ में लिपटी हुई मछली का बंडल ज़मान खान की तरफ फेंक दिया। ज़मान खान ने उसे जल्दी से उठाया और अपने पीछे छुपा लिया। गोरखा सिपाही ने जो ज़मान खान को कुछ छुपाते देखा तो डांट कर पूछा, ये क्या है तुम्हारे पीछे? क्या छुपाया है तुमने? ज़मान खान ने कहा, कुछ नहीं, इसमें मछली है। मछली? गोरखे ने ताज्जुब से पूछा, ये मछली कहाँ से आ गई तुम्हारे पास? ज़मान खान को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या कहे। यूं ही कहने लगा, किसी ने भेज दी है मेरे लिए, इधर लाओ, जल्दी नहीं तो गोली चला दूंगा। गोरखे ने बंदूक तान ली और मारिया फिक्रमंद हो गई। कमबख्त ये गोरखा तो उसे एक लुकमा भी नहीं खाने देगा, बल्कि सारी मछली खुद खा जाएगा। आगे से भी कुछ ज़मान खान के लिए लाएगी, वो खुद ही छीन कर खा जाएगा। इसका तो कुछ इलाज होना चाहिए। बेचारा ज़मान खान मजबूरन मछली वाला बंडल उठाकर गोरखा सिपाही के पास ले आया। गोरखे ने जो ताज़ा भुनी मछली देखी तो बड़ा खुश हुआ। ये तो मेरे लिए भगवान ने भेजी है। तुम कौन होते हो इसको खाने वाले? खबरदार जो आइंदा ऐसी हरकत की। गोरखे ने कागज़ में से मछली का एक कतला निकाला और उसे मुंह के पास ले जाकर खाने ही वाला था कि मारिया ने ज़ोर से हाथ मारकर मछली नीचे गिरा दी। गोरखा बुत बनकर रह गया। ये मेरी मछली किसने गिरा दी? मारिया ने सोचा कि इस शख्स पर अपना आप जाहिर कर देना चाहिए। जब भी ज़मान खान को खाने पीने की चीज़ें देने में आसानी रहेगी। उसने गोरखे सिपाही के कंधे पर हाथ रखकर कहा, सुनो ए गोरखा सिपाही, मैं आकाश से आई हुई हूँ। मेरा नाम सरस्वती देवी है। मुझे भगवान ने हुक्म दिया है कि इस नौजवान को रोज़ाना खाने पीने की चीज़ें दिया करो, क्योंकि इसने अपने वतन की आज़ादी के लिए जेल काटी और अपने वतन के दुश्मन अंग्रेज़ को कत्ल किया है। मैं रोज़ाना आकर इसे कुछ न कुछ खाने को दे जाया करूँगी। तुम बीच में दखल मत देना। अब ये जो मछली तुम्हारे हाथ में पड़ी है, कागज़ में लपेट कर ज़मान खान की तरफ फेंक दो और चुपके से बैठ जाओ। मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें हिलाक करके ज़मान खान को यहाँ से निकाल कर ले जा सकती हूँ, लेकिन अभी मुझे भगवान की तरफ से ऐसा हुक्म नहीं मिला। चलो वापस करो ये बनी हुई मछली, ये ज़मान खान का हिस्सा है। गोरखा सिपाही सुन होकर रह गया। वो जैसे ख्वाब के आलम में मारिया की आवाज़ सुन रहा था। उसका सारा जिस्म पसीने में शराबूर हो गया। उसने मशीन की तरह हाथ बढ़ाकर मछली का बंडल ज़मान खान की तरफ फेंक दिया। ज़मान समझ गया कि मारिया आ गई। उसने बंडल उठा लिया और खुशी खुशी मछली खाने लगा। मारिया ने कहा, तुमने मेरी बात सुन ली ना सिपाही? गोरखा सिपाही ने आहिस्ता से गर्दन हिलाई और पथरीली आंखों से आसमान की तरफ देखते हुए कहा, सुन ली है सरस्वती देवी, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। मैं तुम्हारा दास हूँ। मारिया ने ज़मान खान से कहा, ज़मान खान तुम भी सुन लो, मैं सरस्वती देवी हूँ और आकाश से तुम्हारी मदद करने आई हूँ, क्योंकि तुम वतन के सरफरोश हो। तुमने और तुम्हारे ख़ानदान ने आज़ादी के लिए बड़ी मुसीबतें बर्दाश्त की हैं। मैं रोज़ आकर तुम्हारे लिए कुछ खाने को दे जाया करूँगी। अगर इस गोरखे सिपाही ने तुम्हारे साथ कोई ज़्यादती की तो मुझे बताना, मैं इसे इसी जगह जलाकर भस्म कर दूँगी। गोरखा सिपाही ने हाथ जोड़कर कहा, ए सरस्वती देवी, ए माँ,
मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, मैं इसे कभी कुछ नहीं कहूँगा, मुझे माफ़ कर दो। माफ़ कर दिया, मारिया ने कहा। फिर ज़मान खान से मुखातिब होकर बोली, अच्छा ज़मान खान, मैं अब जाती हूँ, रात को आकर तुम्हारे खाने को दे जाया करूँगी। मारिया चली गई। गोरखे की हालत अजीब हो रही थी। उसका जिस्म अभी तक पसीने में तर था। कुछ देर बाद वो संभल कर बैठ गया और सुलाहों के साथ मुंह लगाकर कहने लगा, भाई भाई ज़मान, मैं आज से तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। सरस्वती देवी से मेरी शिकायत मत करना, नहीं तो वो मुझे भी ख़त्म कर देगी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। ज़मान खान ने मुस्कुराकर कहा, फ़िक्र न करो भाई, मैं तुम्हारी कभी शिकायत नहीं करूँगा। लेकिन तुम भी एक बात का ख्याल रखना, अगर कभी सरस्वती देवी मुझसे तन्हाई में कोई बात करना चाहे तो तुम ज़रा परे हटकर खड़े हो जाना। ऐसा ही करूँगा भाई, ऐसा ही करूँगा। गोरखे ने हाथ जोड़कर कहा और सर झुकाकर गहरी फिक्र में खो गया। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि कहानी आपको कैसी लगी और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।